एक ऐसा गैंगस्टर जिसने 40 साल तक उत्तर प्रदेश पर एक तरह से राज किया। एक ऐसा राजनेता जो कानून से खेलने के लिए सिस्टम का ही हिस्सा बन गया। और फिर एक ऐसा अंत जिसे पूरे देश ने लाइव टीवी पर देखा। आइए समझते हैं अतीक अहमद की पूरी कहानी, उसके आखिरी पलों से लेकर उसके सबसे खूंखार दिनों तक। तारीख याद रखिए, 15 अप्रैल 2023 और घड़ी में रात के 10:33 हो रहे थे। जगह थी प्रयागराज का कॉल्विन अस्पताल। पुलिस की एक सफेद जीप रुकती है और उसमें से 2 कैदी उतरते हैं। ये कोई मामूली कैदी नहीं थे, ये थे अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ। मीडिया के कैमरे चारों तरफ थे, सवाल पूछे जा रहे थे और तभी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। सिर्फ 9 सेकंड। सोचिए, आतंक के एक पूरे दौर को खत्म होने में सिर्फ 9 सेकंड लगे। गोली लगने से ठीक पहले जब एक पत्रकार ने अतीक से पूछा कि क्या उसे अपने बेटे असद के जनाजे में न जा पाने का कोई अफसोस है, तो उसने बस इतना कहा, नहीं ले गए तो नहीं गए। ये उसके आखिरी शब्द थे। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से शुरू होते हैं कई बड़े सवाल। इस अंत को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। साल था 1979, शहर पुराना इलाहाबाद। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे एक तांगे वाले का बेटा बन गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे खूंखार माफिया डॉन? कहानी शुरू होती है 1979 से। 17 साल का अतीक 10वीं क्लास में फेल हो गया, तो उसने पढ़ाई छोड़ दी और शुरू की मालगाड़ियों से कोयला चोरी। और देखते ही देखते चोरी, रंगदारी और फिर हत्या। उसकी दुनिया ही बदल गई। 1985 आते आते वो इलाहाबाद के सबसे बड़े डॉन चांद बाबा का राइट हैंड बन चुका था। और मजे की बात देखिए, ठीक 1 साल बाद 1986 में यूपी के इतिहास का जो पहला गैंगस्टर एक्ट बना ना, वो सबसे पहले उसी पर लगा। उस दौर में इलाहाबाद का मतलब था चांद बाबा। पुलिस भी उसके इलाके में घुसने से कांपती थी। और अतीक था उसका शागिर्द। उसने जुर्म की ABCD सब चांद बाबा से ही सीखी थी। वो एक ऐसा चेला था जो अपने गुरु से भी 4 कदम आगे निकलना चाहता था। जब गैंगस्टर एक्ट में उसकी गिरफ्तारी हुई तो एक बड़े नेता के सिर्फ एक फोन पर उसे छोड़ दिया गया। बस उसी दिन उसे समझ आ गया कि असली पावर बंदूक में नहीं, सिस्टम में है। और अगर कानून से बचना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुआ अपराध और राजनीति का वो खेल जिसने उसे अतीक अहमद बनाया। मौका मिला 1989 के विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी से टिकट का ऑफर आया चांद बाबा को। उसने अपने चेले अतीक के लिए टिकट मांगा भी, लेकिन कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने उसे चेताया, चांद, अगर इस लड़के को विधानसभा भेज दिया ना, तो कल ये तुमसे भी बड़ा डॉन बन जाएगा। बस ये सुनते ही चांद बाबा का मन बदल गया। उसने खुद चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। गुरु का यह धोखा अतीक से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ऐलान कर दिया वो अपने ही उस्ताद के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। अब चांद बाबा ने उसे रास्ते से हटाने का फरमान जारी कर दिया, लेकिन पासा पलट गया। अतीक ने भरे बाजार में दिन दहाड़े गोलियों से भुनकर चांद बाबा को मार डाला। और 4 दिन बाद जब चुनाव के नतीजे आए तो विधायक था अतीक अहमद। अब वो सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो माननीय अतीक अहमद था। विधायक बनते ही उसकी ताकत और उसका खौफ दोनों आसमान छूने लगे। ये वो दौर था जब उसके आतंक का राज अपने चरम पर था। उसकी ताकत का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बना ली थी। 120 से ज्यादा शार्प शूटर्स थे उसमें। बस उसके एक इशारे का इंतजार होता था। और केस, हत्या, अपहरण, रंगदारी, 100 से ज्यादा क्रिमिनल केस थे उसके नाम पर। लेकिन उसे कभी कानून का डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सत्ता की कुर्सी हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती थी। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि 1995 में उसने लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस पर ही हमला बोल दिया। अंदर कौन था? बसपा सुप्रीमो मायावती, जो अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। अतीक की अगुवाई में गुंडों की भीड़ ने एक भावी मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश की। अतीक अहमद न बाहुबली शब्द की जीती जागती मिसाल था। अब ये बाहुबली कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो एक ही टाइम पर नेता भी हैं और अपराधी भी, जिनकी ताकत बंदूक से भी चलती है और राजनीतिक कनेक्शन से भी। वो सिस्टम को बाहर से तोड़ते भी हैं और अंदर से उसका पूरा फायदा भी उठाते हैं। सिस्टम पर उसका कंट्रोल कितना था, इसकी एक कहानी सुनिए। 1996 में उसके भाई अशरफ ने एक व्यापारी का मर्डर किया। और सरकारी कागजों में क्या था कि अशरफ तो उस वक्त जेल में था। असलियत ये थी कि अशरफ की जगह कोई और जेल काट रहा था और वो बाहर अपने काम निपटा रहा था। कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है।
अतीक के इस बेहिसाब पावर वाले साम्राज्य के गिरने की कहानी एक ऐसी राजनीतिक हार से शुरू हुई जिसे वो पचा नहीं पाया। बात है 2004 की। अतीक सांसद बन गया तो उसने अपनी विधायक की सीट अपने भाई अशरफ के लिए खाली कर दी। लेकिन उपचुनाव में बसपा के राजू पाल ने अशरफ को हरा दिया। यह अतीक की सीधी सीधी बेइज्जती थी। कुछ महीने भी नहीं बीते, 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। इस पूरे हत्याकांड का बस एक ही चश्मदीद गवाह था, उमेश पाल। और यहीं से अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सालों तक केस चलता रहा, सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो हवा का रुख बदलने लगा। और 2023 में जब उमेश पाल का भी मर्डर हो गया तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में खड़े होकर ऐलान किया, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। वैसे इससे पहले ही 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे यूपी से बाहर गुजरात की साबरमती जेल भेजने का ऑर्डर दे दिया था। वजह थी उसकी अपनी ही हरकतें। उसने देवरिया जेल को अपना अड्डा बना लिया था और वहीं एक बिजनेसमैन को किडनैप करवाकर पिटवाया था। कोर्ट का यह फैसला उसके लोकल पावर बेस पर सबसे बड़ा हमला था। तो आप सोचिए, गुजरात की जेल में बंद अपने पुराने दबदबे से कोसों दूर अतीक अब कमजोर पड़ रहा था, और इसी कमजोरी ने उसे उसकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती करने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए कहानी को वापस वहीं लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उसके अंत पर और उन सवालों पर जो वो अपने पीछे छोड़ गया। उसके आखिरी 50 दिन तो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट जैसे थे। 14 फरवरी उमेश पाल का मर्डर, 28 मार्च अतीक को जिंदगी में पहली बार सजा हुई, उम्र कैद। 13 अप्रैल उसका बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, और ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की कहानी भी खत्म हो गई। जिन 3 शूटरों ने सरेंडर किया, उन्होंने पुलिस को बताया कि वो बड़ा डॉन बनना चाहते थे, इसलिए अतीक को मारा, मतलब क्राइम की दुनिया में नाम कमाने के लिए। पर क्या ये वजह इतनी सिंपल है, या फिर वो सिर्फ किसी बड़ी मछली के हाथ की कठपुतलियां थे? एक बात और कही जाती है कि पुलिस कस्टडी में अतीक ने कई बड़े नामों का खुलासा करने की धमकी दी थी, बड़े बड़े नेता, बिल्डर, अफसर। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने अपने राज दफनाने के लिए उसे ही दफन कर दिया? और आखिर में वो सवाल जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, जो जांच एजेंसियों की चार्जशीट से निकलकर सामने आया। क्या अतीक अहमद सिर्फ एक गैंगस्टर और एक नेता था, या उसके तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से भी जुड़े थे? ये वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेड बना देता है। और शायद इसका जवाब हमें कभी ना